हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। जैसे कि आज अर्थ के सोलर सिस्टम का सदस्य आपका मिल्की वे का यूनिवर्स। उसके बाद चलते हैं आगे। कहते हैं प्रकाश जो है 7 रंगों से बना हुआ है। प्रकाश जो है 7 रंगों से बना हुआ है। जैसे कोई सफ़ेद प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे बैजानिया पिनाला, या इंग्लिश में बोल सकते हैं विविग्योर। सबसे ज़्यादा इसका कोई अगर सबसे अधिक वेवलेंथ की बात करें, सबसे अधिक वेवलेंथ होता है रेड कलर का, लेकिन सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी का। उसके बाद आगे चलते हैं। कहता है आँखों से दूर जाता है। यदि प्रकाश आँखों से दूर जाता है तो रेड शिफ्ट की घटना इसे कहेंगे, यानी लाल दिखेगी। जब आँखों से दूर जाएगी प्रकाश तो यह लाल दिखेगी और इसे रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश आँखों के पास आएगी तो इसे ब्लू दिखेगी और इसे ब्लू शिफ्ट की घटना कहते हैं। उस पर जॉर्ज लेवेंटियर ने क्या कहा। जॉर्ज लेवेंटियर जो थे बेल्जियम के साइंटिस्ट थे और ये पादरी भी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यूनिवर्स जो है फैल रहा है। जॉर्ज लेवेंटियर ने कहा यूनिवर्स फैल रहा है। इसका प्रमाण जो इन्होंने दिया रेड शिफ्ट की घटना से दिया। कहा क्यों फैल रहा है, कैसे फैलेगा, एनर्जी चाहिए इसको, कहाँ से आएगी। तो बिग बैंग थ्योरी में कहता है फ्रेंड कि बिग बैंग थ्योरी यानी इसमें कहा गया कि जो यह है जो फैलता जा रहा है, जो ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है, इसमें कहा गया। किनके द्वारा कहा गया, लेवेंटियर के द्वारा कहा गया। आगे बिग बैंग थ्योरी को इसको बोलते हैं हिंदी में महाविस्फोटक का सिद्धांत। यानी यह जो गैसों का बादल था, गैसों का बादल को ही निबुला कहा जाता है। यह गैसों का बादल जो है आपका गैसें जो होती है स्वतंत्र होती है, फ्री पार्टिकल, और यह स्वतंत्र होगी तो आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा जब उत्पन्न होगी तो यह अपने ऊष्मा को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए क्या गोल आकार बना लेगी। जब गोल आकार बनाएगी तो इसके अंदर में गैसों के कणों का अधिक टक्कर होने लगेंगे। अधिक जब टक्कर होगा तो ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। जब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ताप भी इसका अधिक होगा। उसके बाद नाभिक संलयन अभिक्रिया जो है, नाभिक संलयन अभिक्रिया जैसे हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन को मिलाकर, 2 हाइड्रोजन को मिलाकर एक हीलियम बनाते हैं, इसे बोलेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिक यानी संलयन का मतलब होता है जोड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जोड़ना। कम से कम 2 को जोड़ेंगे उसे संलयन कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन को जोड़े तो हाइड्रोजन यानी हीलियम बना, अब प्लस विशाल मात्रा में ऊर्जा। यही आपका नाभिकीय संलयन का अभिक्रिया हो गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सूर्य आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलते, इसमें कहा गया जैसे कि N1 + N2 N3 जो है N1 और N2 हमेशा N3 से ज़्यादा होगा। जैसे E कोई द्रव्यमान है N1, N2 भी कोई द्रव्यमान है, और इसका दोनों को जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होगा वो हमेशा N1 N2 से कम होगा। जैसे कि यहाँ M1 को 10 ग्राम लेते हैं, M2 को यानी M मतलब द्रव्यमान 10 ग्राम लेते हैं, तो M3 का मान जो आ जाएगा फ्रेंड वो लगभग 19.99 हो जाएगा। लगभग इसमें जो है M3 हमेशा क्या होगा, छोटा होगा M1 और M2 से। M3 छोटा होगा हमेशा M1 + M2 से। इसमें कहा गया महाविस्फोटक से क्या हुआ, महाविस्फोटक से गैसों का बादल होगा तो घर्षण होगा तो ऊष्मा का जनन होगा तो गैसों का बादल का गोला बनेगा तो घर्षण की दर अत्यधिक हो जाएगी। जब घर्षण की दर अत्यधिक हो जाएगी तो ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। ऊष्मा जब अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगी, ताप अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, और ताप जब अधिक होगा तो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ना शुरू कर देगा। हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ। उसके बाद जिससे क्या हुआ, आपका गैसों का बादल चमकने लगा और यही तारा बन गया।
चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे गैसों का बादल, गैसों का जो बादल था, गैसों के बादल में घर्षण हुई, घर्षण के ऊष्मा का जनन होने लगा। ऊष्मा का जब जनन होने लगा तो गैसों का बादल का गोला बन गया। गैसों का गोला बादल का गोला बन गया। जब बादल का गोला बना तो घर्षण की दर अत्यधिक हो गई। घर्षण की दर अत्यधिक हो गई तो ऊष्मा भी अत्यधिक हो गया। ऊष्मा अत्यधिक जब होगी तो ताप भी अधिक होगा। ताप अधिक होगा तो हाइड्रोजन का नाभिक का जुड़ना भी संभव हो जाएगा। और हाइड्रोजन के नाभिक जब जुड़ेंगे तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगा तो गैसों का बादल चमकने लगेगा और इससे तारा का निर्माण हुआ। उसके बाद कहता है रेड शिफ्ट की घटना। रेड शिफ्ट की घटना आपको बताता है प्रकाश वाली वस्तु जब आंखों से दूर जाती है तो आंखों से जब दूर जाएगी तो होगा आपका लाल शिफ्ट की घटना, रेड शिफ्ट की घटना हो जाएगी। लेकिन जब आंखों के पास आएगी तो यह ब्लू शिफ्ट की घटना आ जाएगी। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह जो है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रमुख जो कार्य जो द्रव्यमान में संरक्षण आपका है, द्रव्यमान में क्षति, यानी कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा की उत्पत्ति का जो प्रमुख कारण है वो द्रव्यमान में क्षति है। उसके बाद कहता है जैसे कि द्रव्यमान में क्षति कैसे हुआ, तो यहाँ मैंने बताया कि ये कोई द्रव्यमान है 10 ग्राम का मानते हैं इसको। अगर 10 ग्राम का कोई द्रव्यमान मानते हैं तो 10 ग्राम का द्रव्यमान और 10 ग्राम का द्रव्यमान को अगर ऐड करते हैं तो 20 ग्राम होना चाहिए। लेकिन जो द्रव्यमान जो निकल के आएगा वो हमेशा जो होगा M3 से, यानी M1 और M2 का जो द्रव्यमान होगा M3 से हमेशा ज़्यादा होगा। आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे परिवर्तनशीलता का नियम। परिवर्तनशीलता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में सभी चीज जो वस्तु है परिवर्तनीय है, यानी परिवर्तनीय है, अर्थात कुछ भी अस्थायी नहीं है। इस नियम परिवर्तनशीलता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में सभी चीज जो है परिवर्तनशील है, अर्थात कुछ भी अस्थायी नहीं है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी तारों का जीवन चक्र क्या होता है। तारों का जीवन चक्र, जैसे कि कोई तारे हैं, तारे में एक सामान्य तारा होता है, एक बड़े तारे। तो जो सामान्य तारा होगा जिसको बोलेंगे जो सूरज के बराबर होगा या जो सूरज से छोटा होगा उसे हम सामान्य तारे कहेंगे। जैसे सूरज है, सूरज से अगर बड़ा होगा तो ये लाल दानव बनेगा। लाल दानव से आपका सफ़ेद बावन, सफ़ेद बावन से आपका काला बावन बनेगा। यहाँ आपका सूरज होगा, सूरज से बड़ा जब होगा तो लाल दानव से जब उसका सफ़ेद बावन से काला बावन। लेकिन अगर बड़े तारे की बात करें तो बड़े तारे में क्या हो जाएंगे फ्रेंड कि बड़े तारे जो होंगे सबसे पहले लाल दानव से सफ़ेद बावन से आपका काला बावन से आपका बन जाएगा काला बावन से विस्फोट होगा तो यह सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। सुपरनोवा जब विस्फोट होगा तो न्यूट्रॉन तारे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन तारे क्या है? तो राख जैसा होता है और यह न्यूट्रॉन तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस ब्लैक होल ऐसा चीज़ है जो सिर्फ हीट फील होता है। सिर्फ ब्लैक होल में क्या होता है? सिर्फ हीट फील किया जाता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। आगे चंद्रशेखर सीमा का, तो चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? जैसे कि यदि तारों का आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा होता है, तारों का आकार सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा होता है, ऐसे तारे ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मृत्यु के पश्चात जो बनेंगे उसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। उसका कहा गया पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं थी वो दो संकल्पनाएं थी। एक था आपका अद्वैतवादी और दूसरा था आपका द्वैतवादी, जिसको बोलते हैं मोनिस्टिक, और दूसरा को बोलते हैं ड्यूलिस्टिक। मोनिस्टिक को हम मोनो स्टार भी बोल सकते हैं, मोनो स्टार, और ड्यूलिस्टिक को हम लोग डबल स्टार भी बोल सकते हैं। मोनिस्टिक जो है उसमें ये संकल्पना एक तारे के द्वारा हुआ है। जो इस संकल्पना का ग्रहों की जो उत्पत्ति है, जो ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे के द्वारा हुई है मोनिस्टिक में, यानी इसे मोनो स्टार भी कह सकते हैं। मोनिस्टिक या मोनो स्टार में या अद्वैतवादी संकल्पना में
जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है एक तारे के द्वारा हुई है। लेकिन ड्यूलिस्टिक में यानी डबल स्टार में क्या कहता है कि ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों के संयोग से हुआ है, यानी दो तारे मिलकर ग्रहों की उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कांट का। कांट ने क्या बताया? कांट ने कहा कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में आधे पदार्थ थे। यह आधे पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में थे इधर उधर, और यह धीरे धीरे समय चपकना शुरू हो गया। ये चपकना शुरू हो गया और चपकने के कारण इसमें टक्कर होने लगा। टक्कर जब होने लगा तो टक्कर के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऊष्मा उत्पन्न हुई, गति उत्पन्न हुआ। गति उत्पन्न हुआ तो ये घूमने लगा। घूमने लगा तो इसके आकार बढ़ता गया। आकार बढ़ता गया तो वेग ज़्यादा हो गया। तो वेग ज़्यादा हो गया, इस बात को यह मानने नहीं दिया गया, यानी इसको आगे जाकर गलत साबित होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर आकार बढ़ाते हैं तो उसके वेग में कमी आती है, ना कि ज़्यादा हो जाएगी। और इसके लिए आलोचना भी किया जाता है कांट का। कांट के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में आध पदार्थ की उपस्थिति थी। कांट ने स्पष्ट किया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आधे पदार्थ टकरा रहे हैं। टक्कर के कारण जहां एक तरफ ऊष्मा की उत्पत्ति हुई तो वही दूसरी तरफ पदार्थ गति करने लगे। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ के आकार में भी वृद्धि होती गई, जिस कारण वेग में वृद्धि हुई, और इस कारण तीव्र गति से घूमते हुए निहारिका का निर्माण हुआ। और अत्यधिक वेग के कारण जो है इस अत्यधिक वेग के कारण जो बाहर निकलने पदार्थ जो है बाहर निकलने लगे। इन्हीं के ठंडा होने के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसकी आलोचना भी कुछ है। आलोचना क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। आलोचना कांट का जो आलोचना के बारे में कहता है कि किसी भी चीज़ में अगर आकार में वृद्धि होती है तो वेग में कभी वृद्धि नहीं होगी, यानी कमी होगी। अगर किसी के आकार में अगर वृद्धि होगी तो उसके वेग में कमी होती है। लेकिन कांट ने कहा कि वेग में वृद्धि होगी, जो कि गलत साबित हुआ। उसका लाप्लास ने कौन सा सिद्धांत दिया? लाप्लास ने कहा, निहारिका सिद्धांत दिया। इसने कहा कि एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई निहारिका विद्यमान थी। इसने डायरेक्ट कह दिया कि एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई निहारिका विद्यमान थी, और यह शीतलीकरण के कारण निहारिका का आकार छोटा होता गया। परिणाम स्वरूप निहारिका के वेग में वृद्धि होती गई, और जिसके कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ता गया तथा निहारिका के बाहरी भाग के टूटने से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसने कुछ अलग बातें कही, कुछ बातें इसने काट के कही कि एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई निहारिका विद्यमान थी। शीतलीकरण के कारण निहारिका का आकार छोटा होता गया। परिणाम स्वरूप निहारिका के वेग में वृद्धि होती गई, जिसके कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ता गया तथा निहारिका के बाहरी भाग के टूटने से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद हम लोग चलेंगे ड्यूलिस्टिक में। ड्यूलिस्टिक का डबल स्टार में चलते हैं। इसमें दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था आपका चैम्बरलिन। चैम्बरलिन कहते हैं कि सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण हुई है। ड्यूलिस्टिक में डबल स्टार में कहता है चैम्बरलिन ने कहा सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन जेम्स ने कहा सूर्य गैसीय अवस्था में था, गति करता हुआ आधे तारा उसके समीप गया, और इस बड़े तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप सूर्य के बाहरी भाग से गैसों का फिलामेंट बाहर निकला, और तथा ठंडे होने के पश्चात फिलामेंट विखंडित हो गया। तो चैम्बरलिन ने कुछ अलग बातें कही, लेकिन जेम्स ने अलग बातें कही। चैम्बरलिन ने कहा सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण हुई है ग्रहों की उत्पत्ति। ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण हुई है, और यह ठोस रूप में था। सूर्य प्रारंभिक अवस्था में ठोस रूप में था। एक अन्य बड़े आधे तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठोस सूर्य विखंडित हुआ, और इससे आपका ग्रहों का निर्माण हो गया। इससे आपका ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जेम्स ने कहा कि सूर्य गैसीय अवस्था में था, गति करता हुआ आधे तारा सूर्य के समीप गुजरा, तथा इस बड़े गुरुत्वाकर्षण के बल के परिणाम स्वरूप सूर्य का बाहरी भाग गैसों का जो फिलामेंट था बाहर निकला, तथा ठंडे होने के पश्चात यह फिलामेंट विखंडित हो गया। इसी विखंडन से ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। थैंक यू फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।